जेठ का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन सूरज का प्रकोप ऐसा था मानो धरती की चमड़ी झुलस रही हो। उत्तर भारत के इस पुराने शहर में, जहां की गलियां संकरी और इमारतें पुरानी थीं, गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। सड़कें तप रही थीं और हवा के थपेड़े किसी अदृश्य कोड़े की तरह बदन पर लगते थे। शहर के बीचों बीच स्थित जनता कमर्शियल बैंक की पुरानी इमारत के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी थी। पसीने से लथपथ लोग, जिनमें बूढ़े पेंशनभोगी, गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरों पर हताशा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। बैंक का भारी लोहे का शटर आधा गिरा हुआ था। अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थीं, लेकिन काम पूरी तरह ठप पड़ा था। भीड़ के ठीक पीछे सड़क के किनारे एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था। उस ढेर पर 15 साल का राजू बैठा था। उसका रंग धूप में तप तप कर पक्का तांबा हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों के नाम पर उसने एक मैली सी बनियान और घुटनों तक आती पतलून पहन रखी थी। उसके कंधे पर एक पुराना फटा हुआ बोरा था, जो उसकी दुनिया थी और उसकी रोजी रोटी भी। राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी गरीबी से मेल नहीं खाती थी। वह कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें नहीं बीन रहा था, बल्कि उसकी नजरें बैंक की उस विशाल इमारत की छत पर टिकी थीं, जहां बड़े बड़े एयर कंडीशनर के बक्से लगे थे। बैंक के अंदर का माहौल किसी मछली बाजार से कम नहीं था। मैनेजर श्रीमान विनायक राव अपनी कुर्सी पर बैठे पसीने से तरबतर थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी और बीपी की बीमारी ने उन्हें और भी परेशान कर रखा था। उनके सामने का कंप्यूटर स्क्रीन काला पड़ा था। बैंक का पूरा सिस्टम, यानी वो सर्वर जिस पर करोड़ों रुपयों का हिसाब किताब था, पिछले 3 घंटों से बंद था। विनायक राव ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सामने खड़े नौजवान पर चिल्लाया, मिस्टर खन्ना, 3 घंटे हो गए हैं, बाहर जनता मुझे कच्चा चबा जाएगी। यह मशीन चालू क्यों नहीं हो रही? हेड ऑफिस से लगातार फोन आ रहे हैं। अगर आज शाम तक क्लोजिंग नहीं हुई तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द करवा दूंगा। मिस्टर खन्ना, जो शहर की एक नामी आईटी कंपनी के सीनियर इंजीनियर थे, सूट बूट में थे, लेकिन गर्मी और तनाव ने उनकी हालत भी खराब कर दी थी। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, राव सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, यह मेन सर्वर है। इसका मदरबोर्ड ओवरहीट हो गया है, सिस्टम बार बार ट्रिप कर रहा है। हमने सब कुछ चेक कर लिया, सॉफ्टवेयर सही है, वायरस नहीं है, बस मशीन अपने आप बंद हो रही है। शायद यह पुराना हो गया है, आपको इसे बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए? राव साहब गुस्से से खड़े हो गए। तुम्हें पता है सरकारी मंजूरी में कितना वक्त लगता है? मुझे आज, अभी, इसी वक्त यह सिस्टम चालू चाहिए। बाहर वो विधवा औरतें खड़ी हैं जिन्हें अपनी पेंशन चाहिए। वो किसान खड़े हैं जिन्हें बीज के लिए पैसा चाहिए। तुम अपनी तकनीकी भाषा मुझे मत सुनाओ। राजू, जो बाहर बैठा सब देख रहा था, उसने अपने बोरे को कस कर पकड़ा। उसे मशीनों से लगाव था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही वो कभी स्कूल गया था। उसका स्कूल तो रद्दी की वो दुकानें थीं जहां लोग पुराने अखबार, टूटे रेडियो और खराब पंखे बेच जाते थे। राजू उन टूटे हुए सामानों को घंटों देखता रहता। वह समझता था कि हर मशीन का एक दिल होता है और जब वह बीमार पड़ती है तो वह भी इंसानों की तरह इशारे करती है। उसने देखा कि बैंक की छत पर लगे 3 बड़े एसी यूनिट्स में से 2 तो चल रहे थे, लेकिन एक यूनिट, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण कमरे को ठंडा करता था, वह बहुत अजीब आवाज कर रहा था। घर घर की आवाज के साथ वह रुक रुक कर चल रहा था। राजू ने अपनी अनुभवी आंखों से देखा कि उस एसी के पीछे की तरफ, जहां से गर्म हवा बाहर निकलती है, वहां कबूतरों ने अपना डेरा जमा रखा था। ढेर सारे सूखे तिनके और पंख वहां फंसे हुए थे। राजू को याद आया कि पिछले साल कबाड़ी वाले चाचा की दुकान पर एक पुराना फ्रिज इसी तरह बार बार बंद हो रहा था। तब राजू ने ही देखा था कि फ्रिज के पीछे वाली जाली पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने उसे साफ किया था और फ्रिज फिर से नए जैसा चलने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, ये बड़े साहब लोग अंदर बैठे बटनों से खेल रहे हैं, लेकिन मशीन की सांस तो बाहर घुट रही है। उसे रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठा। भूख उसके पेट में मरोड़ उठा रही थी, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह बैंक के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर एक मोटा संतरी हवलदार सिंह हाथ में डंडा लिए खड़ा था। वह पहले ही भीड़ को रोक रोक कर थक चुका था और गुस्से में था। जैसे ही राजू गेट के पास पहुंचा,
हवलदार सिंह ने डंडा जमीन पर पटका। कहां मुंह उठाकर चला आ रहा है? यहां खैरात नहीं बट रही, भाग यहां से। देख नहीं रहा बैंक बंद है? राजू ने डरते डरते लेकिन विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हवलदार चाचा, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो बस वो ऊपर छत पर क्या? हवलदार ने उसे घूर कर देखा। चोरी करने का इरादा है क्या? भाग जा, वरना ऐसा डंडा मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। पहले ही साहब का दिमाग गर्म है, ऊपर से तू और आ गया दिमाग चाटने। राजू पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उसी एसी यूनिट पर थीं। उसे यकीन था कि समस्या वही है। अंदर स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। बैंक के हॉल में बैठे कुछ रसूखदार ग्राहक अब शोर मचाने लगे थे। राव साहब, यह क्या तमाशा है? एक स्थानीय नेताजी जो अपनी सफारी सूट में भी पसीना पोंछ रहे थे, चिल्लाए, मेरा चेक क्लियर क्यों नहीं हो रहा? अगर 5 बजे तक पैसा नहीं मिला तो मैं ऊपर तक शिकायत करूंगा। विनायक राव का सिर चकराने लगा। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। उन्होंने खन्ना से फिर पूछा, कोई तो रास्ता होगा, कोई जुगाड़? कुछ तो करो भाई। खन्ना ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, सर, अब एक ही रास्ता है। हमें सर्वर रूम का दरवाजा खोलकर बड़े इंडस्ट्रियल पंखे लगाने होंगे और एसी मैकेनिक को बुलाना होगा। लेकिन एसी वाला शहर से बाहर है, उसे आने में कल तक का समय लगेगा। तब तक सिस्टम को ठंडा होने के लिए बंद रखना ही एकमात्र उपाय है। हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर प्रोसेसर जल गया तो पूरा डेटा उड़ जाएगा। कल तक? राव साहब कुर्सी पर ढह गए। कल तक तो यहां दंगे हो जाएंगे खन्ना, तुम नहीं जानते। आज त्योहार से पहले का आखिरी दिन है, लोगों को पैसे चाहिए। बाहर धूप और तेज हो गई थी। राजू वापस अपने कूड़े के ढेर पर आ बैठा था। उसने देखा कि बैंक के पीछे वाली गली में एक छोटी सी खिड़की है, जो शायद उसी कमरे की है जहां वो बड़ी मशीन रखी है। उस खिड़की से एक एग्जॉस्ट पंखा लगा था, लेकिन वह बंद पड़ा था। राजू का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपने बोरे में हाथ डाला। उसके पास एक पुराना जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर था, जो उसे कल नाले के पास मिला था, और एक छोटी सी मोटर जो उसने एक टूटे हुए खिलौने वाली कार से निकाली थी। उसे अपने बापू की याद आई। उसके बापू गांव में लोहार थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा राजू, लोहा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसे तकलीफ है तो वो आवाज करेगा, बस सुनने वाले कान चाहिए। राजू ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से उस घरघराहट को सुना जो छत से आ रही थी। वो आवाज उसे बुला रही थी। उसने फैसला किया, वह सीधे रास्ते से अंदर नहीं जा सकता, उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बैंक की इमारत के पीछे एक पुरानी पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं छत के करीब तक जाती थीं। राजू ने अपना बोरा वहीं झाड़ियों में छिपाया और बंदर जैसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी चप्पलें टूटी थीं, पैर में खरोंचें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। छत पर पहुंचकर धूप की तपिश ने उसके नंगे पैरों को जलाना शुरू कर दिया। छत का फर्श तवे जैसा गर्म था। राजू कूदते फांदते हुए उस बड़े एसी प्लांट के पास पहुंचा। नजदीक जाने पर उसे गर्म हवा का ऐसा झोंका लगा जैसे किसी भट्टी के पास खड़ा हो। उसने देखा कि उसका नंगा सांतक कार काम 6 आर कार अनुमान 100% सही था। कबूतरों ने एसी के कंडेंसर कॉइल जाली के बीच में एक बड़ा सा घोंसला बना रखा था, और सिर्फ घोंसला ही नहीं, सालों की धूल और कचरा वहां जमा होकर पत्थर जैसा सख्त हो गया था। हवा के गुजरने के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं बची थी। मशीन अपनी ही गर्मी में दम तोड़ रही थी। राजू ने इधर उधर देखा। उसे सफाई करने के लिए कुछ चाहिए था। उसे छत के कोने में एक लोहे की पतली सी छड़ और एक पुराना सूखा हुआ झाड़ू पड़ा मिला। उसने छड़ उठाई और बहुत सावधानी से जाली के बीच फंसे कचरे को कुरेदना शुरू किया। तभी नीचे सर्वर रूम में मिस्टर खन्ना अपना सामान पैक कर रहे थे। सॉरी राव सर, मैं जा रहा हूं। जब तक यहां का तापमान 20 डिग्री से नीचे नहीं आता, मैं सिस्टम ऑन नहीं करूंगा। यह कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। राव साहब ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनकी 30 साल की बेदाग नौकरी पर आज एक काला धब्बा लगने वाला था। बाहर भीड़ अब नारे लगाने लगी थी। बैंक खोलो, बैंक खोलो की आवाजें दीवारों को चीर कर अंदर आ रही थीं। राजू ऊपर छत पर पसीने में नहाया हुआ था। धूप उसके सिर पर हथौड़े की तरह बज रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस जाली को साफ करने में था। उसने कबूतर के घोंसले को धीरे से हटाया। वहां अंडे नहीं थे। यह राहत की बात थी।
उसने लोहे की छड़ से जमी हुई मिट्टी की परत को तोड़ा। जैसे ही उसने कचरे का एक बड़ा टुकड़ा बाहर खींचा, एसी के पंखे की आवाज बदली। वह जो पहले घूं घूं करके रो रहा था, अब उसकी आवाज में थोड़ी जान आ गई। लेकिन यह काफी नहीं था। राजू जानता था कि मशीन अभी भी बहुत गर्म है, उसे तुरंत ठंडक चाहिए। उसने देखा कि पास ही पानी की टंकी है जो थोड़ी लीक हो रही है। वहां पानी का एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। राजू ने अपनी मैली बनियान उतारी, उसे उस गंदे पानी में भिगोया और एसी के कंप्रेसर के ऊपर निचोड़ दिया। छन्न की आवाज के साथ भाप उड़ी। उसने यह प्रक्रिया बार बार दोहराई। वह नंगे बदन जलती हुई छत पर दौड़ दौड़ कर पानी लाता और मशीन पर डालता। साथ ही साथ वह जाली को भी साफ करता जा रहा था। उसके हाथ छिल गए थे, उंगलियों से खून रिस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक जुनून सवार था। वह उस मशीन को मरने नहीं दे सकता था। तभी बैंक के अंदर सर्वर रूम में अचानक एक बदलाव महसूस हुआ। वह कमरा जो पिछले 3 घंटों से भट्टी बना हुआ था, वहां एसी की डक्ट से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। खन्ना जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, रुक गए। उन्होंने मुड़कर एसी के वेंट की तरफ देखा। हवा का प्रवाह तेज हो गया था। ये कैसे हुआ? खन्ना बड़बड़ाए। उन्होंने जेब से अपना डिजिटल थर्मामीटर निकाला। कमरे का तापमान जो खतरे के निशान से ऊपर था, अब तेजी से नीचे गिर रहा था। 40 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री। राव साहब ने उम्मीद भरी नजरों से खन्ना को देखा। क्या हुआ खन्ना? क्या एसी चल गया? खन्ना हैरान थे। सर, यह चमत्कार है। कंप्रेसर ने अचानक पूरी ताकत से काम करना शुरू कर दिया है। कूलिंग बहुत तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मशीन का गला घोंट रखा था और अब उसे छोड़ दिया है। तो क्या हम सिस्टम चालू कर सकते हैं? राव साहब की आवाज में एक डूबते हुए इंसान की पुकार थी। बस 5 मिनट और रुकिए सर, खन्ना ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। अगर तापमान 25 पर आ गया तो हम रिबूट कर सकते हैं। ऊपर छत पर राजू अब थक कर चूर हो चुका था। वह एसी के बगल में ही छाया में बैठ गया, हांफ रहा था। जाली अब पूरी तरह साफ थी। हवा का बहाव अब तूफानी हो गया था। मशीन खुश होकर चल रही थी। राजू ने मशीन पर हाथ फेरा, जैसे कोई अपने पालतू जानवर को सहलाता है। उसने धीमे स्वर में कहा, चल गई ना? बस थोड़ी सांस लेने की ही तो दिक्कत थी। 5 मिनट बाद बैंक के अंदर एक बीप की आवाज गूंजी। सर्वर के हरे रंग की बत्तियां एक के बाद एक जलने लगीं। स्क्रीन पर डेटा लोड होने लगा। विनायक राव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की तस्वीर को नमन किया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैशियर अपनी सीटों पर दौड़ पड़े। खन्ना अभी भी हैरान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा राव सर, यह अपने आप ठीक कैसे हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। राव साहब ने एक गहरी सांस ली। छोड़ो खन्ना, भगवान की लीला है। जल्दी से काम शुरू करो, बाहर जनता परेशान है। शटर ऊपर उठा। भीड़ को जब पता चला कि सिस्टम चालू हो गया है तो सबने राहत की सांस ली। काम शुरू हो गया। पैसे निकलने लगे, जमा होने लगे। किसी को नहीं पता था कि ऊपर छत पर एक 15 साल का कचरा बीनने वाला लड़का, प्यासा और भूखा, उनकी इस खुशी का असली कारण था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजू जब पेड़ से नीचे उतर रहा था तो उसका पैर फिसला। वह धड़ाम से नीचे गिरा। आवाज सुनकर पीछे के गेट पर तैनात एक दूसरे गार्ड ने उसे देख लिया। चोर, चोर, गार्ड चिल्लाया और उसने राजू को कॉलर से पकड़ लिया। अच्छा, तो तू यहां पीछे छिपा था? बैंक में डकैती डालने आया था? राजू दर्द से कराह रहा था। उसके घुटने से खून बह रहा था। नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस मशीन ठीक। चुप कर। गार्ड ने उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। मशीन ठीक कर रहा था? शक्ल देखी है अपनी आईने में? चल अंदर, आज तो तुझे मैनेजर साहब के सामने पेश करूंगा। वो वैसे ही गुस्से में है, तेरा तो आज कचूमर निकल जाएगा। गार्ड राजू को घसीटते हुए बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर ले गया। उसी वक्त राव साहब और खन्ना सर्वर रूम से बाहर निकल रहे थे। दोनों खुश थे कि संकट टल गया। बैंक के वातानुकूलित हॉल में अचानक शोरगुल मच गया। वह शांति जो अभी कुछ पल पहले ही सिस्टम चालू होने की खुशी में छाई थी, एक कर्कश आवाज से टूट गई। गार्ड ने राजू को किसी जानवर की तरह घसीटते हुए मैनेजर के केबिन के सामने वाले हिस्से में धकेल दिया। राजू का पतला दुबला शरीर संगमरमर के ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून बहकर फर्श पर एक लाल लकीर बना रहा था। उसकी मैली पतलून और नंगे बदन पर चिपकी हुई धूल ने उस
चकाचौंध भरे बैंक में एक अजीब सी गंदगी फैला दी थी। क्या तमाशा है यह? विनायक राव ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कड़क आवाज में पूछा। उनके चेहरे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं, लेकिन अब उन पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। सिस्टम अभी ठीक हुआ है और तुम लोग फिर से शोर मचाने लगे। कौन है यह लड़का? गार्ड ने अपनी टोपी सीधी करते हुए और डंडा बगल में दबाते हुए एक सल्यूट मारा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन यह चोर है। मैंने इसे अभी पीछे वाले रास्ते से कूदते हुए पकड़ा है। यह छत पर छिपा हुआ था। जरूर एसी के तांबे वाले तार या पाइप चुराने की फिराक में होगा। इन कबाड़ियों का यही काम होता है साहब। मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। वहां मौजूद ग्राहकों की भीड़ भी तमाशबीन बन गई। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर उस चोर को देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। नशा करता होगा, इसीलिए चोरी कर रहा है। इसकी शक्ल देखो, पक्का किसी गिरोह का सदस्य है। राजू ने फर्श से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन चोरी का अपराधबोध नहीं। उसने कांपते हाथों को जोड़ा। नहीं मालिक, नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूं। कसम भगवान की, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस मशीन की मदद कर रहा था। मशीन की मदद? मिस्टर खन्ना, जो अपना बैग कंधे पर टांग चुके थे, रुक गए। उन्होंने हिकारत भरी नजरों से राजू को देखा। तुम एक कचरा बीनने वाला, तुम मशीन की मदद कर रहे थे? मजाक मत करो राव सर, पुलिस को बुलाइए। यह लड़का झूठ बोल रहा है। गार्ड ने राजू की गर्दन पकड़कर उसे फिर से नीचे दबा दिया। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? सच सच बता, छत पर क्या कर रहा था? क्या चुराया है तूने? जेब दिखा अपनी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द घुटने का नहीं था, दर्द उस अपमान का था जो उसे अपनी नेकी के बदले मिल रहा था। साहब, मेरी जेब खाली है, आप देख लो। उसने अपनी फटी हुई पतलून की जेबें बाहर उलट दीं। उनमें से सिर्फ एक जंग लगा हुआ पेचकस और एक छोटी सी डिब्बी गिरी जिसमें कुछ पेंच रखे थे। ये देखो, गार्ड ने पेचकस उठाते हुए विजयी मुस्कान के साथ कहा। यही है इसका हथियार। इसी से यह एसी के पुर्जे खोल रहा था। सर, पक्का इसने ऊपर कुछ नुकसान किया होगा। राव साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर इसने एसी के साथ छेड़छाड़ की है तो भगवान न करे सिस्टम फिर से बंद हो जाए। गार्ड, इसे स्टोर रूम में बंद करो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। राजू घिसटते हुए राव साहब के पैरों की तरफ बढ़ा। उसने उनके जूते पकड़ लिए। मालिक, मेरे पर रहम करो। पुलिस को मत बुलाना। मेरी नानी अकेली है, वो मर जाएगी। मैंने कुछ नहीं तोड़ा। वो मशीन बीमार थी मालिक, उसे बुखार चढ़ा था। मैंने बस उसका माथा पोंछा है। बुखार? माथा पोंछा? राव साहब ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। पागल है क्या? मशीन को बुखार कैसे चढ़ सकता है? मिस्टर खन्ना, जो जाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। उनके दिमाग में एक बात खटकी, बुखार और माथा पोंछना। उन्होंने राजू की तरफ गौर से देखा। लड़का पसीने से नहीं, पानी से भीगा हुआ था। उसकी पतलून गीली थी, जैसे वो किसी टंकी में उतरा हो। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम का तापमान अचानक नीचे कैसे गिरा था। खन्ना धीरे धीरे राजू के पास आए। उन्होंने गार्ड को पीछे हटने का इशारा किया। रुको। खन्ना ने राजू की आंखों में देखा। तुम कह रहे हो कि तुमने मशीन का बुखार उतारा? कैसे? राजू ने सिसकते हुए कहा। साहब, मैं नीचे कूड़े के ढेर पर बैठा था। मशीन बहुत रो रही थी। घर्र घर्र की आवाज आ रही थी। मुझे पता था कि उसका गला घुट रहा है। जब मैं ऊपर गया तो देखा कि कबूतरों ने जाली बंद कर दी थी। हवा अंदर नहीं जा रही थी। तो तुमने क्या किया? खन्ना की आवाज में अब उत्सुकता थी। मैंने जाली साफ की साहब, और मशीन बहुत गर्म थी, आग जैसी तप रही थी। तो मैंने अपनी बनियान गीली करके उसके पेट, मतलब कंप्रेसर पर रख दी। ठंडा पानी डाला ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, जैसे नानी मेरे माथे पर गीली पट्टी रखती है जब मुझे बुखार आता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। राव साहब और गार्ड एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कहानी इतनी अजीब थी कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था। बकवास! गार्ड फिर चिल्लाया। साहब, यह कहानी बना रहा है ताकि सजा से बच सके। लेकिन खन्ना का चेहरा बदल चुका था। एक इंजीनियर होने के नाते वह तर्क समझ रहे थे। धूल से भरी जाली साफ करना यानी एयर फ्लो बढ़ाना और कंप्रेसर पर पानी डालना यानी वाटर कूलिंग का देसी तरीका, यह वैज्ञानिक रूप से संभव था। इसी वजह से तापमान इतनी तेजी से गिरा था। राव सर, खन्ना ने गंभीर स्वर में कहा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी छत पर जाकर देखकर आता हूं। अरे खन्ना,
तुम इस सड़क छाप की बातों में आ गए? राव साहब ने झुंझलाते हुए कहा। बस 2 मिनट सर। खन्ना तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। हॉल में फिर से तनाव भर गया। राजू अभी भी जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसे अपनी बापू की बात याद आ रही थी। बेटा, सच को साबित करने के लिए गवाह की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाही देता है। लेकिन आज वक्त बहुत धीरे चल रहा था। गार्ड उसे घूर रहा था, मानो मौका मिलते ही उसे निगल जाएगा। 5 मिनट बाद खन्ना सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनकी चाल में अब वो अकड़ नहीं थी जो पहले थी। उनके हाथ में एक वस्तु थी, राजू की पुरानी, फटी और गीली बनियान। वह धीरे धीरे चलते हुए राव साहब और राजू के बीच में आए। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर खन्ना पर टिकी थी। क्या हुआ खन्ना? क्या तोड़ा है इसने? राव साहब ने पूछा। खन्ना ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस वो गीली बनियान मेज पर रख दी। फिर उन्होंने राजू की तरफ देखा, जो डर के मारे सिकुड़ रहा था। खन्ना ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, यह लड़का सच बोल रहा है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैंने ऊपर जाकर देखा। खन्ना ने अपनी बात जारी रखी। एसी यूनिट नंबर 3, जो हमारे सर्वर रूम को ठंडा करता है, उसकी कंडेंसर जाली बिल्कुल साफ है। वहां ताजा पानी पड़ा है। कबूतरों का कचरा एक कोने में जमा किया हुआ है। और यह बनियान, यह कंप्रेसर के ऊपर रखी थी, अभी भी गीली है। खन्ना राव साहब की तरफ मुड़े। सर, अगर इस लड़के ने वो जाली साफ नहीं की होती और वो पानी नहीं डाला होता, तो मैं लिखकर दे सकता हूं कि अगले 10 मिनट में कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता या जल जाता। हमारा सर्वर महीनों के लिए बैठ सकता था। इसने चोरी नहीं की सर, इसने बैंक को बचाया है। राव साहब सन्न रह गए। उनका गुस्सा, उनका अहंकार सब एक पल में हवा हो गया। उन्होंने नीचे जमीन पर बैठे उस मैले कुचैले लड़के को देखा, जिस लड़के को उन्होंने धक्के मरवाए, जिसे चोर कहा, वही उनका उद्धारक निकला। शर्मिंदगी का एक घूंट उनके गले में अटक गया। गार्ड, जो अभी भी डंडा ताने खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका हाथ धीरे से नीचे हो गया। राजू ने धीरे से सिर उठाया। साहब, अब मैं जाऊं? मेरी बनियान दे दीजिए, नानी इंतजार कर रही होगी। राव साहब अपनी कुर्सी से उठे। वह अपनी मेज के पीछे से निकलकर राजू के पास आए। एक बैंक मैनेजर, जो कभी अपनी सीट से नहीं उठता था, आज एक कचरा बीनने वाले के सामने झुक रहा था। बेटा, राव साहब की आवाज भारी हो गई थी। उठो। राजू हिचकिचाया। उसे लगा शायद अब भी मार पड़ेगी। उठो बेटा। राव साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके गंदे हाथों की परवाह किए बिना उन्होंने उसे अपनी कुर्सी के पास वाली सोफे पर बिठाया। पानी लाओ। राव साहब ने छपरासी को आवाज लगाई। और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, इसके घुटने पर पट्टी करनी है। राजू को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह वही साहब हैं जो अभी पुलिस बुला रहे थे? उसने संकोच से कहा, नहीं मालिक, मैं गंदा कर दूंगा, मैं जमीन पर ही ठीक हूं। नहीं राजू, खन्ना ने बीच में कहा, तुमने जो किया है वो कोई इंजीनियर भी इतनी जल्दी नहीं सोच पाता। तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, उस तपती धूप में नंगे पैर काम किया, वो भी बिना किसी मतलब के। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें क्या मिलने वाला था? राजू ने अपनी उंगलियों से खेलते हुए मासूमियत से जवाब दिया, साहब, मुझे बस मशीन का दर्द देखा नहीं गया। बापू कहते थे, अगर हुनर हाथ में हो और सामने कोई चीज तड़प रही हो, चाहे वो इंसान हो या मशीन, तो उसे ठीक न करना पाप होता है। और मुझे लगा कि अगर बैंक चालू हो जाएगा तो शायद वो बूढ़ी अम्मा जो सुबह से लाइन में खड़ी थीं, उन्हें अपनी पेंशन मिल जाएगी। उनकी शक्ल मेरी नानी जैसी थी। राजू की यह सीधी सादी बात सुनकर वहां खड़े पढ़े लिखे लोगों के सिर शर्म से झुक गए। वे सब अपनी अपनी परेशानियों और पैसों की चिंता में इतने खोए थे कि उन्हें मशीन की आवाज तो क्या, इंसानों की तकलीफ भी नहीं दिख रही थी। और इस अनपढ़ बच्चे ने बिना किसी स्वार्थ के इतना बड़ा काम कर दिया था। राव साहब ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उन्होंने 5-5 100 के कई नोट निकाले। राजू, यह तुम्हारा इनाम है। यह बहुत कम है, लेकिन अभी तुम यह रखो। मैं हेड ऑफिस लिखकर तुम्हारे लिए और बड़ा इनाम मंगवाऊंगा। राजू ने नोटों को देखा। उसने जिंदगी में एक साथ इतना पैसा कभी नहीं देखा था। यह उसकी 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा था। उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसे अपनी नानी की बात याद आई, मेहनत की रोटी में ही स्वाद होता है, हराम का पैसा या भीख इंसान को गिरा देती है। उसने हाथ जोड़ लिए। नहीं मालिक, पैसे नहीं चाहिए, मैंने यह पैसों के लिए नहीं किया था। अरे रख लो, खन्ना ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है।
भीख नहीं है। नहीं साहब, राजू ने दृढ़ता से कहा। अगर पैसे लूंगा तो लगेगा कि सौदा किया था। और फिर वो गार्ड अंकल ने मुझे चोर समझा। अगर पैसे लेकर जाऊंगा तो बाहर वाले भी सोचेंगे कि मैंने कुछ गड़बड़ की थी। राव साहब और खन्ना अवाक रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी समझ और स्वाभिमान। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? राव साहब ने पूछा। कुछ तो मांग लो, मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। राजू ने अपनी गीली बनियान की तरफ देखा जो मेज पर रखी थी, फिर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने धूल खाते हुए पंखे पर पड़ी जिसका तार टूटा हुआ था। साहब, राजू ने झिझकते हुए इशारा किया। वो पुराना पंखा, वो चलता नहीं है ना? क्या मैं उसे ले जा सकता हूं? मेरी नानी की झोपड़ी में बहुत गर्मी लगती है, मैं उसे ठीक कर लूंगा। कबाड़ी वाला इसके 20 रुपये भी नहीं देगा, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कीमती होगा। राव साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस टूटे पंखे को देखा और फिर राजू को। सिर्फ पंखा और कुछ नहीं? जी मालिक, बस वो पंखा और मेरी यह बनियान। राव साहब ने खुद जाकर वो पंखा उठाया। वह भारी था, लेकिन राव साहब ने उसे राजू के हाथों में थमाया। यह पंखा तुम्हारा है राजू, और सुनो। राव साहब ने अपनी मेज से अपना कार्ड उठाया और उस पर अपना पर्सनल नंबर लिखा। अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, पुलिस तंग करे या कोई भी मुसीबत हो तो मुझे फोन करना। आज से तुम इस बैंक के दोस्त हो। राजू ने पंखा और अपनी बनियान उठाई। उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। उसने झुककर राव साहब और खन्ना के पैर छुए और लंगड़ाते हुए, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा किए बैंक से बाहर निकला। जब वह गेट से बाहर निकला तो हवलदार सिंह ने नजरें झुका लीं। राजू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। चलता हूं चाचा। भीड़ अब छंट चुकी थी। सूरज ढलने लगा था। राजू अपने बोरे और उस पुराने पंखे को कंधे पर लादे अपनी बस्ती की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां उसे अपनी काबिलियत का असली इम्तिहान देना था। उसी शाम शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान अस्पताल के आईसीयू में एक ऐसी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था जिसके रुकने का मतलब था मौत। और वहां के डॉक्टर और इंजीनियर हाथ खड़े कर चुके थे। नियति ने राजू के लिए अगली चुनौती तैयार कर रखी थी। शाम गहरा गई थी। शहर की बत्तियां टिमटिमाने लगी थीं। राजू अपने कंधे पर वह पुराना पंखा और बगल में अपना बोरा दबाए बस्ती की संकरी गलियों से गुजर रहा था। उसके कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसने सिर्फ एक मशीन ठीक नहीं की थी, उसने अपनी इज्जत कमाई थी। राव साहब का दिया हुआ कार्ड उसकी जेब में एक खजाने की तरह सुरक्षित था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। उसकी नानी कमला दरवाजे पर बैठी माला फेर रही थीं। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, इसलिए उन्हें साफ नहीं दिखता था, लेकिन राजू के कदमों की आहट वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। आ गया मेरा राजा बेटा? नानी ने कांपती आवाज में पूछा। आज इतनी देर कहां हो गई? मैं कब से राह देख रही हूं। खाना ठंडा हो गया है। राजू ने धीरे से पंखा जमीन पर रखा और दौड़कर नानी के गले लग गया। नानी, आज देख मैं क्या लाया हूं। नानी ने टटोलते हुए पंखे को हाथ लगाया। ये क्या है रे? लोहा, लक्कड़ उठा लाया फिर से? घर में जगह नहीं है और तू? अरे नानी, यह कबाड़ नहीं है, राजू ने उत्साह से कहा। यह हवा देने वाली मशीन है। बैंक वाले बड़े साहब ने मुझे तोहफे में दिया है। अब तुझे गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। उस रात राजू ने उस पुराने पंखे को खोला। उसकी मोटर जाम थी और तार टूटा हुआ था। दिए की रोशनी में उसने अपनी जेब से वही जंग लगा पेचकस निकाला। उसने मोटर में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला क्योंकि मशीन का तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, और तारों को छीलकर आपस में जोड़ दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसने तार को प्लग में लगाया। घर 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 पंखा चला। थोड़ा शोर किया, लेकिन फिर हवा देने लगा। नानी के चेहरे पर जो सुकून आया वह राजू के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। जुग जुग जी मेरे लाल, नानी ने उसे दुआ दी। भगवान करे तेरे हाथ में ऐसा जादू आए कि तू दुनिया का हर दुख ठीक कर दे। नानी की दुआ शायद भगवान ने उसी वक्त सुन ली थी। अगली सुबह शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल जीवन रक्षा हॉस्पिटल में हड़कंप मचा हुआ था। यह अस्पताल अमीरों का था, जहां घुसने के लिए भी पैसे लगते थे, लेकिन आज वहां मौत का साया मंडरा रहा था। शहर के मशहूर बिल्डर सेठ धर्मचंद की इकलौती बेटी
रिया आईसीयू के बेड नंबर 1 पर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। रिया सिर्फ 10 साल की थी। उसे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन पिछले 2 घंटों से उसकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। आईसीयू के बाहर सेठ धर्मचंद रो रहे थे। उनकी पत्नी बेहोश हो रही थी। अंदर शहर के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ों के डॉक्टर डॉ मेहता और उनकी टीम रिया को घेरे खड़े थे। ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे जा रहा है। नर्स चिल्लाई, सर, बच्ची का शरीर नीला पड़ रहा है। डॉ मेहता के माथे पर पसीना था। यह कैसे हो सकता है? हमने उसे सबसे एडवांस वेंटिलेटर मशीन पर रखा है। जर्मनी से मंगवाई है यह मशीन। स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। मशीन हवा पंप कर रही है, लेकिन बच्ची के फेफड़ों तक हवा पहुंच क्यों नहीं रही? डॉ मेहता ने स्टेथोस्कोप आला लगाकर रिया की छाती की जांच की। फेफड़े पूरी तरह जाम हैं। ऐसा लग रहा है हवा अंदर जा ही नहीं रही। इंजेक्शन एड्रेनलिन तैयार करो। शायद यह कोई गंभीर अस्थमा अटैक है या कोई नया वायरस। डॉक्टरों ने दवाइयों की डोज बढ़ा दी, मशीन की सेटिंग बदल दी, प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन रिया का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के बजाय और गिरता गया। 55, 50। मशीन बीप 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 करके खतरे की घंटी बजा रही थी। वो महंगी मशीन स्क्रीन पर दिखा रही थी कि वो अपना काम कर रही है। एयर फ्लो नॉर्मल। डॉक्टर मशीन पर भरोसा कर रहे थे और मान रहे थे कि बच्ची का शरीर ही जवाब दे गया है। मिस्टर धर्मचंद, डॉ मेहता भारी मन से बाहर आए। मुझे खेद है, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। बच्ची के फेफड़े काम नहीं कर रहे। मशीन पूरी ताकत से ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन उसका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर रहा। शायद हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। धर्मचंद डॉक्टर के पैरों में गिर पड़े। डॉक्टर साहब, मेरी पूरी दौलत ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वह मेरी इकलौती संतान है। हम भगवान नहीं हैं सेठ जी, डॉक्टर ने बेबसी से कहा। विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां दुआ काम आती है। उसी वक्त राजू अस्पताल के पिछले गेट के पास खड़ा था। वह वहां इलाज कराने नहीं, बल्कि अस्पताल के कचरेदान से खाली गत्ते के डिब्बे कार्टन बीनने आया था। अस्पताल के पिछले हिस्से में एक बड़ी खिड़की थी जो आईसीयू की तरफ खुलती थी, जहां वो बड़ी बड़ी मशीनें रखी थीं जो मरीजों को सांस देती थीं। राजू अपना बोरा भर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सू फट, सू फट। यह आवाज बहुत ही धीमी थी, जिसे अस्पताल के शोरगुल में कोई नहीं सुन सकता था। लेकिन राजू के कान, जो मशीनों की भाषा समझते थे, खड़े हो गए। यह किसी मशीन के चलने की सामान्य आवाज नहीं थी। यह आवाज वैसी थी जैसे कोई नाक बंद करके सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। राजू ने अपना काम छोड़ दिया और खिड़की के पास गया। वह आईसीयू के वेंटिलेशन सिस्टम के ठीक नीचे खड़ा था। उसने देखा कि अंदर डॉक्टर भाग दौड़ रहे हैं और एक बच्ची बेड पर तड़प रही है। उसने मशीन की आवाज को फिर से ध्यान से सुना। सू फट। राजू को याद आया, 2 महीने पहले उसने सड़क किनारे एक गुब्बारे वाले को देखा था। गुब्बारे वाला जब हवा भर रहा था तो पंप के पाइप में एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा फंस गया था। जब वह जोर लगाता तो प्लास्टिक का टुकड़ा पाइप के मुंह पर चिपक जाता और हवा रुक जाती। जब वह जोर हटाता तो प्लास्टिक हट जाता। राजू समझ गया, मशीन खराब नहीं है। मशीन तो हवा फेंक रही है, लेकिन हवा उस नली से बाहर नहीं निकल रही। कहीं ना कहीं सांस का रास्ता रुका हुआ है और डॉक्टर मशीन की स्क्रीन देख रहे हैं जो मोटर की स्पीड बता रही है, हवा का रास्ता नहीं। राजू की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह बच्ची मर जाएगी। वह भागा। मुख्य दरवाजे पर गार्ड ने उसे रोक दिया। ए भिखारी, यहां क्या काम है? भाग यहां से। साहब, मुझे अंदर जाने दो। वो बच्ची, वो मशीन खराब नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रही। राजू चिल्लाया। पागल हो गया है क्या? बड़े बड़े डॉक्टर अंदर हैं, तू बताएगा उन्हें। गार्ड ने उसे धक्का दिया। राजू सड़क पर गिर गया। तभी सेठ धर्मचंद, जो हताशा में बाहर हवा खाने निकले थे, उनकी नजर इस हंगामे पर पड़ी। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। राजू ने उन्हें देखा। उसने पहचान लिया कि यह उसी बच्ची का पिता है। राजू ने गार्ड की लाठी की परवाह किए बिना चिल्लाकर कहा, सेठ जी, आपकी बच्ची को बीमारी नहीं है। मशीन का गला घुटा हुआ है। मशीन झूठ बोल रही है सेठ जी, मशीन झूठ बोल रही है। मशीन झूठ बोल रही है। यह शब्द धर्मचंद के कानों में गूंज गए। एक डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वह दौड़कर गार्ड के पास आए। छोड़ो इसे,
धर्मचंद ने राजू के कंधे पकड़े। क्या कह रहा है तू? क्या पता है तुझे? मालिक, राजू ने हांफते हुए कहा, मैं बाहर खड़ा था, मैंने मशीन की आवाज सुनी, उसमें सू फट की आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब को बोलिए कि मशीन का पाइप चेक करें, कहीं कोई चीज हवा रोक रही है। मशीन जोर लगा रही है लेकिन हवा बच्ची तक नहीं पहुंच रही। धर्मचंद ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गए। गार्ड और रिसेप्शनिस्ट देखते रह गए। आईसीयू का दरवाजा धड़ाम से खुला। डॉक्टर, धर्मचंद चिल्लाए। रुकिए। डॉ मेहता गुस्से में मुड़े। मिस्टर धर्मचंद, यह स्टेराइल जोन है, आप इस गंदे लड़के को अंदर कैसे लाए? बाहर जाइए। नहीं जाऊंगा, धर्मचंद ने दहाड़ कर कहा। यह लड़का कहता है मशीन में खराबी है, चेक कीजिए। डॉ मेहता ने अपना आपा खो दिया। यह अनपढ़ लड़का हमें सिखाएगा। यह जर्मनी की मशीन है, इसमें सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम है। अगर कोई खराबी होती तो यह लाल बत्ती दिखा देती। देखिए, सारी बत्तियां हरी हैं। समस्या बच्ची के फेफड़ों में है। मेहता ने सामना के एक साथी को। राजू ने डरते डरते आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, मशीन का दिमाग सेंसर मोटर के पास लगा है, लेकिन नाक पाइप आगे है। अगर नाक बंद हो जाए तो दिमाग को पता नहीं चलता। मशीन को लग रहा है वो हवा भेज रही है, लेकिन हवा रास्ते में ही टकरा कर वापस आ रही है, इसीलिए फट फट की आवाज आ रही है। डॉक्टर मेहता हंस पड़े, एक क्रूर हंसी। वाह, अब कबाड़ी वाले मेडिकल साइंस पढ़ाएंगे। लेकिन आईसीयू में एक जूनियर डॉक्टर था, डॉ आर्यन। वह थोड़ा नया था और किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास रखता था। उसने राजू की बात सुनी और मशीन के पाइप को गौर से देखा। वेंटिलेटर से एक लंबी नाली बच्ची के गले तक जा रही थी। इस नाली के बीच में एक ह्यूमिडिफायर थी, नमी बनाने वाला छोटा बॉक्स लगा था। डॉ आर्यन ने देखा कि ह्यूमिडिफायर के फिल्टर में एक बहुत ही बारीक पारदर्शी चीज फंसी हुई है। यह शायद पैकेजिंग का एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा था जो मशीन सेट करते समय गलती से अंदर रह गया था। जब मशीन हवा का दबाव बनाती तो यह प्लास्टिक वाल्व की तरह काम करता और रास्ता बंद कर देता। आर्यन ने तुरंत मशीन बंद की। क्या कर रहे हो डॉ आर्यन? मेहता चिल्लाए। बच्ची मर जाएगी। सर, एक सेकंड। आर्यन ने पाइप खोला और चिमटी फोर्सेप्स डालकर उस प्लास्टिक के टुकड़े को खींच निकाला। जैसे ही वह टुकड़ा बाहर आया, मशीन से एक तेज फूसेस की आवाज आई, जैसे रुकी हुई हवा बाहर निकली हो। आर्यन ने पाइप वापस जोड़ा और मशीन चालू की। इस बार मशीन की आवाज बदल गई थी। वह सू फट नहीं, बल्कि एक लयबद्ध हिस हिस कर रही थी। सबकी नजरें मॉनिटर पर टिक गईं। ऑक्सीजन लेवल 48, 50, 55, 60 नंबर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। 70, 80, 84। बच्ची, जिसका शरीर नीला पड़ रहा था, अचानक उसके गालों पर गुलाबी रंग लौटने लगा। उसकी छाती, जो पत्थर जैसी हो गई थी, अब आराम से ऊपर नीचे होने लगी। आईसीयू में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मशीन की बीप की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार वह खतरे की नहीं, जीवन की बीप थी। डॉ मेहता का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी जर्मन मशीन, उनकी डिग्री, उनका अहंकार, सब धरा का धरा रह गया। और जीत किसकी हुई? एक 15 साल के लड़के के कान की, जिसने वो सुना जो मशीनों के सेंसर नहीं सुन पाए थे। सेठ धर्मचंद घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बच्ची बच गई, मेरी बच्ची बच गई। डॉ आर्यन ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली जो शायद वो खुद खाने के लिए लाए थे और राजू को दी। वेल डन छोटे उस्ताद, आज तुमने डॉक्टरी नहीं की, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टरी सिखा दी। राजू ने चॉकलेट नहीं ली। वह बस बच्ची को सांस लेते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मशीन को बस सांस लेने में दिक्कत थी, जैसे मुझे कभी कभी धुएं में होती है। सेठ धर्मचंद उठे और उन्होंने राजू को गले लगा लिया। वह उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। मांग, जो मांगना है मांग। आज तूने मुझे मेरी दुनिया वापस दी है। तू जितना पैसा बोलेगा मैं दूंगा। राजू फिर से वही राजू था, स्वाभिमानी और सरल। उसने खुद को छुड़ाया। सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस। उसने अपनी फटी हुई चप्पल की तरफ देखा। अगर हो सके तो अस्पताल के बाहर जो गार्ड खड़ा है उसे मत डांटिएगा, वह बस अपना काम कर रहा था। यह सुनकर डॉ मेहता, जो अब तक शर्मिंदा खड़े थे, की आंखों में भी नमी आ गई। इंसानियत का इतना बड़ा पाठ एक झोपड़ी के बच्चे ने पढ़ा दिया था।
लेकिन राजू जानता था कि यह सब इतना आसान नहीं रहने वाला। उसे नहीं पता था कि उसकी यह जादुई काबिलियत अब शहर में चर्चा का विषय बनने वाली है और शोहरत अपने साथ दुश्मन भी लाती है। जब राजू अस्पताल से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। क्या यह कोई नया संकट था या कोई नई शुरुआत? राजू की धड़कनें तेज हो गईं। वह काली गाड़ी उसके ठीक बगल में आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर एयर कंडीशनर की ठंडक थी, लेकिन बाहर राजू के माथे पर डर का पसीना था। उसे लगा शायद अस्पताल वालों ने पुलिस भेज दी है। क्या वो डॉक्टर मेहता बदला लेने आए हैं? गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। उसमें से खाकी वर्दी वाला पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सफेद कपड़ों में एक गंभीर सा दिखने वाला आदमी उतरा। उसकी उम्र 50 के आसपास थी और चेहरे पर सरकारी होने का रौब था। यह शहर के नगर आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमान राठौर थे। राजू अपना बोरा और पंखा लेकर पीछे हटा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो डॉक्टर साहब ने खुद। डरो मत बेटे। राठौर साहब की आवाज में सख्ती थी, लेकिन गुस्सा नहीं। गाड़ी में बैठो। कहां साहब? मेरी नानी। तुम्हारी नानी को खबर भिजवा दी है। अभी पूरे शहर को तुम्हारी जरूरत है। सवाल मत पूछो, बस बैठो। राजू के पास कोई चारा नहीं था। वह उस चमचमाती गाड़ी में बैठ गया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह किसी कार में बैठा था। गाड़ी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ी। राजू ने खिड़की से देखा कि शहर में अजीब सी हलचल है। जगह जगह लोग खाली बाल्टियां और घड़े लेकर सड़कों पर खड़े थे। कहीं कहीं पानी के टैंकरों के पीछे मारामारी हो रही थी। पुलिस लाठियां भांज रही थीं। देख रहे हो? राठौर साहब ने खिड़की की तरफ इशारा किया। पिछले 2 दिनों से शहर के मुख्य वाटर पंपिंग स्टेशन जलघर की मोटरें बंद हैं। पूरे शहर में पानी की एक बूंद नहीं है। लोग प्यास से पागल हो रहे हैं। अगर आज रात तक पानी नहीं आया तो शहर में दंगे भड़क जाएंगे। राजू ने सहमते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं साहब? मैं तो कबाड़ी हूं। राठौर साहब ने उसकी आंखों में देखा। मैंने सुना है तुमने बैंक का सर्वर और अस्पताल का वेंटिलेटर ठीक किया है, वो भी तब जब बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए। मुझे नहीं पता तुम यह कैसे करते हो, जादू है या तुक्का, लेकिन मुझे पानी चाहिए हर हाल में। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में स्थित विशालकाय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के गेट पर रुकी। वहां का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। बाहर हजारों की भीड़ थी जो पानी दो के नारे लगा रही थी। पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण था। प्लांट के बीचों बीच 3 विशालकाय मोटरें लगी थीं। ये मोटरें किसी हाथी जितनी बड़ी थीं। वहां सरकारी इंजीनियरों की पूरी फौज जमा थी और उनके बीच खड़ा था चीफ इंजीनियर सक्सेना, एक लंबा, घमंडी और गुस्से वाला आदमी। जब राठौर साहब राजू को लेकर वहां पहुंचे तो सक्सेना ने हिकारत से देखा। सर, आप फिर आ गए? और यह साथ में कौन है? कोई नया चाय वाला है क्या? सक्सेना, राठौर साहब ने कड़े स्वर में कहा, यह राजू है। यह आज मोटरों को देखेगा। क्या? सक्सेना जोर से हंसा और उसके साथ बाकी जूनियर इंजीनियर भी हंस पड़े। कमिश्नर साहब, यह कोई खिलौना नहीं है। ये 5000 हॉर्स पावर की हाई टेंशन मोटरें हैं। अगर गलत तार छू लिया तो राख भी नहीं मिलेगी। हम पिछले 48 घंटों से लगे हैं। जर्मनी से सॉफ्टवेयर अपडेट मंगवाया है। यह लड़का क्या करेगा? झाड़ू लगाएगा? राजू उन विशालकाय मशीनों को देखकर थोड़ा घबराया। उसने इतनी बड़ी मशीनें कभी नहीं देखी थीं। लोहे के बड़े बड़े पाइप जो जमीन के अंदर से नदी का पानी खींचते थे, एकदम शांत पड़े थे। वहां एक डरावना सन्नाटा था। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सक्सेना की हंसी को अनसुना कर दिया। उसे भीड़ की प्यास और अपनी नानी का चेहरा याद आया। अगर पानी नहीं आया तो उसकी बस्ती में भी लोग प्यासे मरेंगे। राजू मशीन के पास गया। उसने अपना कान मोटर की बॉडी से लगाया। कुछ नहीं, एकदम शांत। उसने फिर उस मोटे पाइप पर हाथ रखा जो जमीन के अंदर जा रहा था। पाइप गर्म था। चालू करके दिखाइए, राजू ने धीरे से कहा। सक्सेना चिल्लाया, पागल है क्या? अगर चालू किया और लोड नहीं लिया तो कॉइल जल जाएगी, करोड़ों का नुकसान होगा। एक बार साहब, राजू ने कमिश्नर की तरफ देखा। सिर्फ 10 सेकंड के लिए। कमिश्नर ने सिर हिलाया। सक्सेना, ऑन करो। सक्सेना ने गुस्से में पैर पटका और ऑपरेटर को इशारा किया। सायरन बजा, बटन दबाया गया। भम भम घर्रर। मशीन ने एक भयानक आवाज की। पूरी जमीन हिलने लगी, लेकिन पानी नहीं आया। मीटर की सुई लाल निशान पर पहुंच गई। बंद करो, बंद करो।
सक्सेना चिल्लाया। देखा, वाइब्रेशन कंपन इतना ज्यादा है कि फाउंडेशन टूट जाएगा। बेयरिंग जाम है, हमें पूरी मोटर खोलनी पड़ेगी, इसमें हफ्ता भर लगेगा। मशीन बंद हो गई, लेकिन उस 10 सेकंड के शोर में राजू ने कुछ सुन लिया था। वह मोटर के पास गया नहीं, बल्कि वह उस बड़े पाइप के पास गया जो सेक्शन पानी खींचने वाला हिस्सा का काम करता था। राजू ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और पाइप के लोहे पर जोर से मारा, टन। फिर उसने पाइप के थोड़ा ऊपर मारा, टन। फिर उसने पाइप के सबसे नीचे वाले हिस्से पर मारा, थक। राजू के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह समझ गया था। क्या तमाशा है यह? सक्सेना आगे बढ़ा। बच्चे, यह कोई मंदिर का घंटा नहीं है जो बजा रहा है। राजू मुड़ा। साहब, मोटर ठीक है, बेयरिंग भी ठीक है, करंट भी ठीक है, तो पानी क्यों नहीं आ रहा? भूत पी रहा है क्या? सक्सेना ने ताना मारा। नहीं साहब, राजू ने पाइप के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। हवा, बहुत सारी हवा। पाइप ने पानी छोड़ दिया है और हवा पकड़ ली है। मोटर घूम रही है, लेकिन वो पानी नहीं, सिर्फ हवा को मथ रही है, इसलिए इतना शोर हो रहा है। इसे एयर लॉक कहते हैं ना? सक्सेना चौंक गया। एयर लॉक? इतनी बड़ी पाइपलाइन में एयर लॉक होना बहुत दुर्लभ था, और अगर होता भी तो उनके सेंसर बता देते। बकवास, सक्सेना ने कहा। सेंसर में प्रेशर 0 दिखा रहा है। अगर एयर लॉक होता तो प्रेशर फ्लक्चुएट करता। साहब, राजू ने सरलता से कहा, कभी कभी जब हम हैंडपंप चलाते हैं और पानी नहीं आता तो हम ऊपर से थोड़ा पानी डालते हैं ताकि वो नीचे की हवा को काट सके। इस मशीन का गला सूख गया है, इसे थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा। राजू ने इधर उधर देखा। उसे एक बड़ा हथौड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाया। वह उसके वजन से थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्या कर रहा है तू? इंजीनियर चिल्लाए। राजू ने पाइप के एक बहुत पुराने जंग लगे वॉल्व ढक्कन की तरफ इशारा किया जो एक कोने में छिपा था। यह ब्लीडिंग वॉल्व था जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। इस पर पेंट की इतनी परतें थीं कि यह दीवार जैसा लग रहा था। यह वॉल्व जाम है, राजू ने कहा। हवा यहीं फंसी है। अगर मैं इसे खोल दूं तो हवा निकल जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। खबरदार, सक्सेना बीच में आ गया। अगर तूने उस पर हथौड़ा मारा और वो टूट गया तो प्रेशर से हम सब उड़ जाएंगे। मैं तुझे यह नहीं करने दूंगा। तभी कमिश्नर राठौर आगे आए। उन्होंने सक्सेना को हाथ से पीछे किया। सक्सेना, हटो। अगर यह मशीन नहीं चली तो वैसे भी शहर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़के, जो करना है करो, जिम्मेदारी मेरी। राजू ने भगवान का नाम लिया। उसने हथौड़ा ऊपर उठाया। उसके पतले हाथों की नसें तन गईं। उसने पूरी ताकत से उस जाम वॉल्व के हैंडल पर चोट मारी। धड़ाम। जंग की पपड़ी उड़ी, लेकिन वॉल्व नहीं घूमा। सक्सेना हंसा। कहा था ना। राजू ने दूसरी बार मारा। धड़ाम। हैंडल थोड़ा सा हिलता हुआ दिखा। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी नानी, वो प्यासे लोग और अपनी गरीबी, सबका गुस्सा उस हथौड़े में भर लिया। धड़ाम। इस बार एक तेज आवाज आई। चूं। वॉल्व का हैंडल घूम गया। और फिर फूससस। एक भयानक सीटी जैसी आवाज के साथ वॉल्व से सफेद हवा का गुबार निकला। यह इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोगों के बाल उड़ने लगे। राजू डरकर पीछे हट गया। डालिस पास खड़े लोगों के एक फांस में लोगों को हवा निकलती रही। 10 सेकंड, 20 सेकंड, सब सांस रोके खड़े थे। सक्सेना का चेहरा पीला पड़ गया था। जब 30 की चलक खड़ती 10 सेकंड, अचानक हवा की आवाज बंद हुई और वॉल्व से पानी की एक तेज धार निकली। छपाक। पानी गंदा था, मटमैला था, लेकिन वह पानी था। अब मोटर चलाइए, राजू चिल्लाया। ऑपरेटर ने कांपते हाथों से बटन दबाया। भम भम हम मम मम। इस बार मशीन का शोर अलग था। कोई कंपन नहीं, कोई खड़खड़ाहट नहीं। एक भारी गहरी आवाज गूंजी, जिसका मतलब था कि मोटर पर लोड आ गया है। कुछ ही सेकंड में प्लांट के बाहर लगे विशाल निकास पाइपों से पानी का सैलाब फूट पड़ा। ट्रीटमेंट टैंक में पानी भरने की आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। बाहर खड़ी भीड़, जो गुस्से में थी, अचानक शांत हो गई और फिर खुशी से चीखने लगी। पानी आ गया, पानी आ गया। प्लांट के अंदर कमिश्नर राठौर दौड़कर राजू के पास आए और उसे गोद में उठा लिया। वह सरकारी प्रोटोकॉल भूल गए। तू जादूगर है बेटे, तूने शहर को बचा लिया। सक्सेना और उनकी इंजीनियरों की टीम ऐसे खड़ी थी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, उनके कंप्यूटर, उनके सेंसर, सब उस एक हथौड़े की चोट के आगे बौने साबित हो गए थे।
एक अनपढ़ लड़के ने सिर्फ एक सिक्के से वो पता लगा लिया जो उनकी करोड़ रुपए की मशीनें नहीं बता पाईं। राजू ने कमिश्नर साहब से उतरते हुए कहा, साहब अब मुझे जाने दीजिए, मेरी नानी प्यासी होगी, मुझे भी पानी भरना है। राठौर साहब की आंखों में सम्मान के आंसू थे। राजू, आज से तेरे घर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही अंधेरे में रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही राजू वहां से जाने लगा, सक्सेना ने उसे रोका। सक्सेना का अहंकार टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, ईर्ष्या की नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की। वह जानता था कि अगर यह बात बाहर गई कि एक बच्चे ने चीफ इंजीनियर को फेल कर दिया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। रुको, सक्सेना ने राजू के पास आकर बहुत धीमे स्वर में कहा, ताकि कमिश्नर न सुन सकें। तूने तुक्के से एक बार ठीक कर दिया, लेकिन याद रखना लड़के, शेर के मुंह में हाथ डालने वाला बचता नहीं है। यह सरकारी काम है, यहां का सच बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर तूने किसी को बताया कि तूने यह ठीक किया है तो चोरी के इतने इल्जाम लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। राजू ने सक्सेना की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था। साहब, मैं तो कबाड़ी हूं, लोहे की जुबान समझता हूं, इंसानों की चालबाजी नहीं। मुझे नाम नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। राजू वहां से चला गया। कमिश्नर साहब मीडिया को बयान देने में व्यस्त हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राजू कब निकल गया। लेकिन अगले दिन अखबारों की हेडलाइन कुछ और ही थी। चीफ इंजीनियर सक्सेना के अथक प्रयासों से शहर को मिला पानी, दिन रात की मेहनत लाई रंग। अखबार के पहले पन्ने पर सक्सेना की बड़ी फोटो थी, जिसमें वह मशीन के साथ खड़े थे। राजू का नाम कहीं नहीं था। राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उस अखबार के पन्ने को देख रहा था, जिसमें उसने अपनी समोसे की चटनी रख रखी थी। उसने सक्सेना की फोटो पर चटनी लगा दी और मुस्कुराया। उसे बुरा नहीं लगा। उसे पता था कि सच अखबारों में नहीं छपता। सच तो लोगों की प्यास बुझने में होता है, लेकिन नियति को यह नाइंसाफी मंजूर नहीं थी। शहर में एक बहुत बड़ा उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट था, जेके सिंघानिया। वह वही आदमी था जिसकी टेक्सटाइल मिल कपड़ा फैक्ट्री शहर की शान थी। सिंघानिया ने अखबार पढ़ा, फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। उनके पास बैंक वाले राव साहब और बिल्डर धर्मचंद का फोन आ चुका था। उन्हें असली कहानी पता थी। सिंघानिया ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, गाड़ी निकालो, मुझे उस लड़के से मिलना है। मुझे एक हीरा चाहिए और मुझे पता है वह कहां मिलेगा। राजू की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अब लड़ाई सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से थी जो हुनर को कुचल देता है। और इस बार दांव पर कुछ बहुत बड़ा लगने वाला था। अगले दिन की सुबह राजू के लिए कोई सामान्य सुबह नहीं थी। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि उसकी बस्ती के बाहर एक लंबी, काली और बेहद महंगी कार आकर रुकी। बस्ती के लोग जो अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में लगे थे, अपना काम छोड़कर उस चमचमाती गाड़ी को देखने लगे। गाड़ी से एक ड्राइवर उतरा और उसने पिछला दरवाजा खोला। अंदर से जे कार सिंघानिया बाहर निकले। उन्होंने सफेद कुर्ते पायजामे के ऊपर एक जवाहर जैकेट पहन रखी थी। उनकी चाल में एक गरिमा थी। उनके पीछे पीछे बैंक मैनेजर विनायक राव और बिल्डर धर्मचंद भी अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे। राजू अपनी झोपड़ी के बाहर दातुन कर रहा था। जब उसने इन तीनों बड़े लोगों को अपनी गरीब बस्ती में देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। नानी, जो अंदर चाय बना रही थीं, बाहर का शोर सुनकर लाठी टेकते हुए बाहर आईं। राजू बेटा, ये कौन है? नानी ने पूछा। सिंघानिया आगे बढ़े और नानी के सामने हाथ जोड़कर झुक गए। माँ जी प्रणाम, मैं आपके पोते का एक दोस्त हूं। मेरा नाम सिंघानिया है। बस्ती वालों की आंखें फटी रह गईं। शहर का सबसे अमीर आदमी एक बुढ़िया के सामने झुक रहा था। राजू, सिंघानिया ने राजू की ओर मुड़कर कहा, कपड़े बदल लो, आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहां साहब? राजू ने घबराते हुए पूछा। क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं, सिंघानिया मुस्कुराए। गलती सुधारने का वक्त आ गया है। मेरी टेक्सटाइल मिल कपड़ा फैक्ट्री में एक मशीन है जो पिछले 1 महीने से नखरे कर रही है। विदेशी इंजीनियर हार गए हैं। मैंने सुना है तुम मशीनों की नब्ज पहचानते हो। राजू ने अपनी मैली शर्ट की तरफ देखा। लेकिन साहब, मैं तो। कपड़ों की चिंता मत करो, धर्मचंद ने कहा। सोना अगर कीचड़ में भी हो तो सोना ही रहता है। चलो। राजू ने नानी के पैर छुए और गाड़ी में बैठ गया। काफिला जेके टेक्सटाइल मिल्स के विशालकाय गेट के अंदर दाखिल हुआ। यह शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। अंदर हजारों मजदूर काम करते थे। मशीनों का शोर ऐसा था जैसे सैकड़ों हाथी चिंघार रहे हों।
सिंघानिया राजू को लेकर सीधे यूनिट नंबर 1 में गए। वहां का नजारा देखकर राजू दंग रह गया। एक बहुत बड़ी आधुनिक मशीन जो रंग बिरंगे धागों से कपड़ा बुनती थी, शांत खड़ी थी। उसके चारों तरफ इंजीनियरों का हुजूम था और उनके बीच फिर से वही चेहरा, चीफ इंजीनियर सक्सेना, जो वहां मौजूद मजदूरों को डांट रहे थे। सिंघानिया को देखते ही सीधे हो गए। गुड मॉर्निंग सर, हम बस समस्या ढूंढ ही रहे हैं। दरअसल मशीन का मदरबोर्ड खराब है, नया मंगवाना पड़ेगा। तभी सक्सेना की नजर सिंघानिया के पीछे खड़े राजू पर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, यह लड़का यहां क्या कर रहा है? यह सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा उल्लंघन है। सिंघानिया ने शांत स्वर में कहा। सक्सेना, यह मेरा मेहमान है। मैंने सुना है तुमने कल शहर के वाटर प्लांट में बहुत बड़ा काम किया। अखबारों में तुम्हारी बहुत तारीफ छपी है। सक्सेना का सीना गर्व से फूल गया, हालांकि अंदर ही अंदर वह डर रहा था। जी सर, वह तो अनुभव का कमाल था। दिन रात एक कर दिया मैंने। बहुत अच्छे। सिंघानिया ने मशीन की तरफ इशारा किया। तो फिर अपने उसी अनुभव से इस मशीन को चालू क्यों नहीं कर देते? यह 1 महीने से बंद है और मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सक्सेना हकलाने लगा। सर, यह अलग है। यह जापानी तकनीक है। इसके सेंसर्स बहुत संवेदनशील हैं। मैंने बताया ना, पार्ट बदलना पड़ेगा। सिंघानिया ने राजू की तरफ देखा। राजू, जाओ जरा देखो इस मशीन को क्या बीमारी है। सक्सेना चिल्लाया। सर, आप इस अनपढ़ कबाड़ी को मेरी मशीन छूने देंगे? अगर इसने और खराब कर दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो तुम्हें देना ही होगा सक्सेना। सिंघानिया की आवाज अचानक सख्त हो गई। अगर यह लड़का मशीन ठीक कर देता है तो तुम्हारी नौकरी गई, और अगर नहीं कर पाता तो मैं इसे जेल भेज दूंगा। मंजूर है? हॉल में सन्नाटा छा गया। राजू ने सिंघानिया की आंखों में देखा। वहां भरोसा था। राजू ने धीरे से सिर हिलाया और मशीन की तरफ बढ़ा। वह मशीन किसी राक्षस जैसी थी। हजारों तार, हजारों सुइयां। राजू ने अपनी आंखें बंद की और मशीन पर हाथ रखा। उसने कंपन महसूस किया। इसे चालू कीजिए। हाथ रखा महला। इसे चालू कीजिए, राजू ने कहा। मशीन चालू हुई। खट 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 खट। आवाज बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मशीन रो रही है। धागे बार बार टूट रहे थे। राजू ने ध्यान से सुना। उसकी दुनिया में शोर गायब हो गया। सिर्फ लय बची थी। खट 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 खट। उसने देखा कि मशीन का एक बड़ा पहिया, फ्लाईव्हील, जब घूमता है तो एक खास जगह पर आकर थोड़ा सा झटका लेता है। यह झटका इतना मामूली था कि आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन मशीन के संतुलन को बिगाड़ रहा था। राजू मशीन के नीचे घुस गया। वहां अंधेरा था और तेल की बदबू थी। यह पागलपन है, सक्सेना बड़बड़ाया। मशीन के नीचे राजू ने देखा कि वह बड़ा पहिया जिस धुरी एक्सिस पर घूम रहा है, उसके नीचे का फर्श थोड़ा सा धंसा हुआ है। मशीन भारी थी और कंपन की वजह से जमीन 1 मिलीमीटर नीचे खिसक गई थी। इसी वजह से मशीन का संतुलन बिगड़ रहा था। कोई सेंसर यह नहीं बता सकता था, क्योंकि मशीन में खराबी नहीं थी, जमीन में थी। राजू बाहर निकला। उसका चेहरा काला हो चुका था। क्या हुआ? हार मान ली? सक्सेना ने ताना मारा। राजू ने जवाब नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा। उसे एक कोने में पड़ी लोहे की एक पतली सी पत्ती, मेटल शिम दिखाई दी। उसने उसे उठाया। फिर उसने एक भारी जैकमर जैक मंगवाया। मशीन को थोड़ा ऊपर उठाइए, राजू ने मजदूरों से कहा। सक्सेना रोकने ही वाला था कि सिंघानिया ने हाथ उठा दिया। करने दो। मजदूरों ने जैक लगाकर मशीन के एक कोने को उठाया। राजू फिर से नीचे घुसा। उसने उस लोहे की पत्ती को मशीन के पैर बांस के नीचे फंसा दिया। अब जैक हटा लीजिए। मशीन वापस जमीन पर आ गई। वह लोहे की पत्ती ने उस 1 मिलीमीटर के गड्ढे को भर दिया था। अब चाहिए, राजू ने कहा। ऑपरेटर ने बटन दबाया। मशीन चली। हम। इस बार कोई खटखट नहीं थी। मशीन मक्खन की तरह चलने लगी। धागे सुइयों में पिरोए जाने लगे और कपड़ा बनने लगा। मशीन की लय एकदम संगीत जैसी थी। सक्सेना की आंखें फटी रह गईं। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। हॉल में मौजूद सैकड़ों मजदूरों ने ताली बजानी शुरू कर दी। तालियों की गड़गड़ाहट मशीनों के शोर से भी तेज थी। राजू ने अपने काले हाथों को झाड़ा और सिंघानिया के पास आया। साहब, मशीन के पैर में मोच थी। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। मैंने बस जूते में सोल लगा दिया। अब यह दौड़ सकती है। सिंघानिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर राजू को गले लगा लिया।
उसका ग्रीस वाला चेहरा सिंघानिया के महंगे कुर्ते पर लग गया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सिंघानिया ने सक्सेना की तरफ देखा। उनकी नजरें अब अंगारों जैसी थीं। सक्सेना। सिंघानिया ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। कमिश्नर राठौर ने मुझे कल की पूरी रिकॉर्डिंग भेजी है। वाटर प्लांट तुमने ठीक नहीं किया था, इस लड़के ने किया था। तुमने न सिर्फ उसका श्रेय चुराया बल्कि उसे धमकाया भी। सक्सेना घुटनों पर गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। सिंघानिया दहाड़े। तुम्हारे जैसी डिग्रियां रद्दी के भाव बिकती हैं। अगर उनमें इंसानियत और हुनर न हो, आज से तुम ब्लैकलिस्टेड हो। पूरे शहर में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। सक्सेना को गार्ड्स ने पकड़कर बाहर निकाल दिया। बुराई का अंत हो चुका था। सिंघानिया फिर राजू की ओर मुड़े। राजू, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बेटा, तुम क्या चाहते हो? पैसे, घर, गाड़ी? राजू ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सिंघानिया मुस्कुराए। आज से तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, तुम इस फैक्ट्री के मालिक के साझीदार पार्टनर बनोगे। मैं तुम्हें जर्मनी भेजूंगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तुम वहां मशीनें बनाना सीखोगे और जब वापस आओगे तो तुम मेरे चीफ टेक्निकल हेड बनोगे। वहां खड़े राव साहब और धर्मचंद भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजू की पीठ थपथपाई। कुछ साल बाद उसी शहर के एयरपोर्ट पर एक नौजवान उतरा। वह एक बेहतरीन सूट पहने हुए था, हाथ में लैपटॉप का बैग था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और सादगी थी। यह राजू था जो अब इंजीनियर राजवीर बन चुका था। वह अपनी बड़ी गाड़ी से सीधा अपनी पुरानी बस्ती में गया। वहां अब झोपड़ियां नहीं थीं। सिंघानिया जी की मदद से वहां पक्के मकान बन गए थे। नानी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, दरवाजे पर बैठी थीं। राजू गाड़ी से उतरा और दौड़कर नानी के पैरों में गिर गया। उसने अपनी डिग्री नानी के पैरों में रख दी। नानी, देख, तेरा राजू बड़ा अफसर बन गया। नानी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटा, तू अफसर आज नहीं बना, तू तो उसी दिन बड़ा आदमी बन गया था जिस दिन तूने बिना किसी लालच के उस मशीन का बुखार उतारा था। डिग्रियां तो कागज हैं, असली पढ़ाई तो तूने ठोकरों से सीखी है। राजू ने अपनी जेब से वही पुराना जंग लगा पेचकस निकाला जो वह आज भी अपने साथ रखता था। उसने उसे चूमा और आसमान की तरफ देखा। सच ही कहा है, हुनर किसी महल का मोहताज नहीं होता। अगर नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो कीचड़ में खिला कमल भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है।